नमस्कार दोस्तों, सचमुच बॉबी फिशर के जैसा कोई ना था और ना ही कोई होगा। आज ये पंक्तियां कहते वक्त मैं इन पर पूरी तरह से विश्वास भी करता हूं और मेरे मन में उनकी पूरी कहानी का सार आपके सामने हिंदी में रखने का विचार आया और मैं आज खुश हूं कि उनकी इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूं। मेरे शब्दों में उनसे ज़्यादा इस खेल को समझने वाला, इससे प्यार करने वाला, मेहनत करने वाला और इस खेल को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ। दरअसल उनकी लोकप्रियता ने उनकी निजता को चोट पहुंचाई और एक बेहद ही मुश्किल माहौल में बड़े हुए एक महान विद्वान के साथ परिस्थितियां खेल खेलती रहीं। अगर फिशर ना होते तो यकीन मान लीजिए शतरंज आज दुनिया में इतना प्रसिद्ध खेल नहीं होता। फिशर ने दुनिया को बताया कि यह खेल सिर्फ दिमाग से नहीं खेला जाता, एक तंदुरुस्त शरीर से भी खेला जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे आप सिर्फ कुछ पढ़कर शतरंज के महान खिलाड़ी नहीं बन सकते। आपके अंदर कुछ नए करने का, कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए, कुछ नया करने की चाहत होनी चाहिए। तो इस कहानी में मैंने वो सब कुछ शामिल करने की कोशिश की है जो आपको जानना चाहिए। और अंत में यही कहूँगा कि जन्मदिन की बधाई हो फिशर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और सुनते हैं बॉबी फिशर की जीवन गाथा। बॉबी फिशर का जन्म अमेरिका के शिकागो में 9 मार्च 1943 को हुआ था। शुरुआती दिनों में अपनी बड़ी बहन जॉन से उन्होंने शतरंज खेलना सीखा। उनके पिता बचपन से ही उनके पास नहीं थे और यह बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उनकी मां रेजिना फिशर बेहद ही विद्वान महिला थी और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और वो एक नर्स भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनकी पकड़ रशियन भाषा में बहुत अच्छी थी। उनके खिलाफ अमेरिकी खुफिया विभाग हमेशा लगा रहता था और इन सब के बीच वो हमेशा कोशिश करती थी कि बॉबी हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करे। पर बॉबी फिशर का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक होने लगा था और इस बात की चिंता हमेशा उनकी मां को लगी रहती। उन्होंने फिशर को शतरंज में आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए। खैर, बॉबी ने शतरंज खेलना शुरू किया, पर शतरंज जैसे उनके जीवन में एक अनोखा संतुलन लेकर के आया और उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो उनके समय को बेहतरीन ढंग से काटने का एक माध्यम बन गया। करीब 12 वर्ष की उम्र में 1955 में उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू किया और असाधारण तरीके से प्रगति की और मेहनत भी इतनी कि उनकी मां उन्हें एक मनोवैज्ञानिक को दिखाने ले गई। तो उसने कहा कि फिशर को शतरंज खेलना बंद कराना ही सबसे बड़ा खतरा होगा। तो दरअसल यही बात अंत में सच साबित हुई। खैर, 14 वर्ष की उम्र में फिशर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन बन गए और उसी वर्ष सभी को चौंकाते हुए उन्होंने क्वींसलैंड में अमेरिकन ओपन जीत लिया और न्यूयॉर्क में वे मात्र 15 वर्ष की आयु में अमेरिकन शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय विजेता बन गए। फिशर आगे बढ़ना चाहते थे पर आड़े आ रही थी भाषा। सभी अच्छी किताबें रूसी भाषा में हुआ करती, अतः उन्होंने किताब पढ़ने के लिए सोवियत भाषा रूसी भी सीख ली। 1957 में वे इंटरनेशनल मास्टर बन गए और एक साल बाद ना सिर्फ कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए चयनित हो गए बल्कि विश्व शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। इस दौरान फिशर की जिंदगी पूरी तरह से शतरंज के रंग में रंग गई थी। सोते, जागते, खाते, हर समय वो कोई एक नई किताब पढ़ रहे थे और उनके बारे में तो कहा भी जाता है कि अगर वो एक किताब पढ़ना शुरू करते थे तो जब तक वो किताब खत्म नहीं हो जाए वो अपने आप को बंद कर लेते थे एक कमरे में और जब तक वो खत्म नहीं कर लेते थे उस किताब को तब तक वो उस कमरे से बाहर नहीं आते। खैर, 1960 से 70 का दशक सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्थापित करने वाला रहा, पर इस दौरान कई बार बीच में उन्होंने खेलना बंद भी किया। अगर फिशर पूरे समय का उपयोग अपने इस खेल से पूरे मन से करते तो शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी सफलताएं अर्जित करते। 1960 में उन्होंने प्रतिष्ठित मार डेल प्लाटा और रेज़विक इंटरनेशनल के खिताब अपने नाम किए। उन्होंने अमेरिका के लिए खेलते हुए लेप्जिग शतरंज ओलंपियाड में पहले बोर्ड पर खेलते हुए 18 में से 13 अंक बनाए और अमेरिकन नेशनल चैंपियनशिप भी जीती। और फिर अचानक फिशर शतरंज के नक्शे से गायब हो गए। 1962 में उन्होंने स्टॉकहोम इंटरनेशनल जर्नल जीतकर अपनी शानदार वापसी दर्ज की और उसी वर्ष वे कुरकाओ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर। एक बार फिर इसके बाद फिशर ने खेलना बंद कर दिया और इस दौरान
उन्होंने अपने प्रमुख विरोधियों के खेल का ध्यान लगाकर अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1966 उनकी शानदार वापसी का गवाह बना और उन्होंने पुनः अमेरिकन चैंपियनशिप जीती और वो पियातिगोर्स्की कप और सांता मोनिका में दूसरे स्थान पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से ओलंपियाड खेलते हुए हवाना में 17 में से कुल 15 अंक बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 1967 में उन्होंने एक बार फिर अमेरिकन चैंपियनशिप जीती और साथ ही मोंटे कार्लो और स्कोपजे में भी जीत दर्ज की। दुनिया को एक बड़ा झटका देते हुए इसके बाद उन्होंने इंटर जोनल टूर्नामेंट के शुरुआती राउंड के बाद ही अपना नाम वापस ले लिया और वे इस तरह विश्व चैंपियनशिप पहुंचने की प्रक्रिया से बाहर हो गए। 1970 के बाद के समय को आप फिशर के खेल जीवन का स्वर्णिम हिस्सा कह सकते हैं। लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद खेल में वापस आए फिशर ने आते ही धूम मचा दी और वह निश्चित तौर पर इस बार अपनी गलतियों से सीखकर और अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर वापस लौटे थे। मैच ऑफ द सेंचुरी, जी हां, उसमें उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन पेट्रोशियन पर 3-1 से जीत दर्ज की। साथ ही जगरेब, ब्यूनोस और प्लामा दे मुलार का इंटरजोनल जीतकर वह विश्व चैंपियनशिप के लिए साफ तौर पर कैंडिडेट बन गए। हालांकि उससे पहले उन्हें कुछ मैच जीतने थे। 1971 में उन्होंने दिग्गज मार्क टाइमनो, आपको इस मैच के बारे में जरूर पता होगा, मार्क टाइमनो और बेंट लार्सन को 6-0 से हराकर शतरंज जगत में सनसनी फैला दी। अब विश्व चैंपियनशिप और फिशर के बीच सिर्फ एक बाधा थी। अनुभवी और ज्ञानी पूर्व विश्व चैंपियन पेट्रोशियन पर फिशर ने उन्हें भी बेहद आसानी से पराजित करते हुए बोरिस स्पैस्की के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस मैच के बाद पेट्रोशियन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिशर एक असाधारण खिलाड़ी है जो बोर्ड पर जल्द ही समस्याओं को समझकर उसका समाधान सही तरीके से करते हैं। उन्हें लगभग हर ओपनिंग अपनी लगती है और उन्हें चौंकाना लगभग नामुमकिन है। अगर उन्हें थोड़ा भी बढ़त मिलती है तो वो एक मशीन की तरह खेलने लगते हैं। वो बहुत ही खास खिलाड़ी हैं और स्पास्की से होने वाला उनका मैच बहुत ही जोरदार और कड़ा मुकाबला होगा। तो सोचिए, एक विश्व चैंपियन पेट्रोशियन ने एक प्रकार से आने वाले विश्व चैंपियन की जो है वो घोषणा कर दी थी और उन्होंने बता दिया था कि बॉबी फिशर अगर ये विश्व चैंपियनशिप खेलेंगे तो बहुत संभावना है कि वो विश्व विजेता बनकर बाहर आएंगे। और फिर समय आया उस मैच का जिसके चर्चे आज भी उसी तरह होते हैं जैसे उस समय होते थे। फिशर स्पास्की का मैच, एक ऐसी विश्व चैंपियनशिप जिसने शतरंज की बिशात को पूरी दुनिया में फैला दिया और कारण बिल्कुल स्पष्ट था। बॉबी फिशर की कुछ अजीबोगरीब शर्तें और उनका शानदार खेल, ये दोनों ही वजह काफी थी पूरी दुनिया का ध्यान शतरंज की ओर खींचने की। इस बीच फिशर ने इस विश्व चैंपियनशिप से पहले बेहद कड़ी शारीरिक मेहनत शुरू की और यह बताता है कि कैसे फिशर यह मानते थे कि और जानते भी थे कि शारीरिक रूप से मजबूत होना कितना ज्यादा आवश्यक है और एक तंदुरुस्त शरीर वाला खिलाड़ी ही अच्छी तरह शतरंज खेल सकता है। वो प्रतिदिन घंटों का समय व्यायाम, टेबल टेनिस, तैराकी, साइकिलिंग और अन्य शारीरिक खेलों में देकर अपने आप को विश्व चैंपियन बनाने के लिए तैयार थे। फिशर ने मैच के पहले एक बड़ी पुरस्कार राशि की मांग की जो उस समय शतरंज जैसे खेल में सोचना भी नामुमकिन थी। उनकी इस मांग ने पूरी दुनिया की मीडिया को उनके पीछे लगा दिया। जल्द ही मीडिया ने इस मैच को पूर्व और पश्चिम का मुकाबला बना दिया। उन दिनों अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की स्थिति, वैसे आज भी है लेकिन उस समय कुछ अलग ही थी। ऐसे में रूस के शतरंज साम्राज्य को चुनौती देता एक बेहद प्रतिभाशाली युवा मीडिया के लिए एक जबरदस्त मसाला खबर बन गई और यही अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां भी बन गई। 1948 से विश्व चैंपियन का ताज रूस के पास ही था और अब इसे चुनौती देने के लिए एक अमेरिकन आ चुका था और दुनिया के लिए यह बात रोमांचक थी और कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा जैसे रूस के खिलाफ बॉबी फिशर अमेरिका नहीं बल्कि बाकी सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस दौरान जगह जगह दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर पर कुछ अजीबोगरीब कार्टून भी प्रकाशित हुए जो आज भी चर्चा में रहते हैं। 1972 विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत भी किसी बॉलीवुड फिल्म स्टोरी से कम नहीं थी। फिशर पहला मैच हार गए और उन्होंने कहा कि कैमरा बहुत आवाज कर रहा है, इसे अलग कर दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शक भी काफी पास बैठे हैं, इन्हें भी पीछे करिए। आयोजकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर क्या था, बॉबी दूसरे मैच में खेलने ही नहीं आए और दूसरा मैच भी स्पैस्की के खाते में चला गया। और आप सभी तो जानते ही हैं इस विश्व चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इस विश्व चैंपियनशिप को चालू करने के लिए। तो खैर बात आगे बढ़ी और फिशर 2-0 से पीछे हो गए, बल्कि उनका खेल भी संदिग्ध हो गया। ये भी संदिग्ध हो गया कि वो क्या आगे मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कहते हैं स्पास्की को इस तरह जीतना पसंद नहीं आया और उन्होंने फिशर की मांग मान ली।
जिसकी सोवियत लोगों ने बहुत आलोचना भी की, पर इसके बाद ही आगे के मैच बेसमेंट में खेले गए ताकि कोई आवाज ना हो और वीडियो का प्रसारण ऑडिटोरियम में किया गया। फिशर इसके बाद जैसे पूरी तरह से लय में आ गया और उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अगले 8 मैच में से एक भी नहीं गंवाया और 5 जीत और 3 ड्रॉ के साथ 6.5, 3.5 के मुकाबले आगे हो गए। कुल 27 मैच के इस विश्व चैंपियनशिप में वो सिर्फ एक बार और 11वां मैच हारे और स्कोर 6.5, 4.5 हुआ, पर इसके बाद बस उन्होंने कोई मैच नहीं गंवाया और अगले 10 मैच में से 8 ड्रॉ और 2 जीत दर्ज करते हुए 12.5, 8.5 से मात्र 21 मैच में ही विश्व चैंपियनशिप जीती। बॉबी की यह जीत दरअसल विश्व शतरंज इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लोकप्रिय जीत साबित हुई। अगर आप बाकी सब बातों को किनारे रख भी दें तो यह एक अकेली विश्व चैंपियनशिप ने आने वाली शतरंज के प्रभाव और उसके प्रचार प्रसार में ऐसी भूमिका निभाई जो शायद ही कभी कोई और निभा सके। इसके बाद एक सुंदर सपने की तरह सच हुई फिशर की कहानी एक बुरे सपने में बदल गई। जल्द ही बॉबी फिशर ने खेल से संन्यास ले लिया और कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि फिशर ने खेलने से मना किया क्योंकि उन्हें लगा कि जब कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता तो खेलने में मजा ही नहीं आएगा। खैर, अगर फिशर और खेलते तो शायद आज विश्व शतरंज के पास उनके खेल से सीखने का और भी मौका होता और शायद शतरंज दुनिया में और ज्यादा प्रसिद्ध खेल होता। 1975 में विश्व चैंपियनशिप में उनके कार्पोव से नहीं खेलने की वजह से 1975 में कार्पोव को 12वां विश्व चैंपियन घोषित कर दिया गया। करीब 20 साल बाद 1992 में कई लोगों के प्रयास से बॉबी फिशर और स्पासकी ने एक यूगोस्लाविया में एक मैच खेला और इतने सालों बाद भी बॉबी फिशर ने स्पासकी को 15-5 के मुकाबले से आसानी से पराजित कर दिया और साथ ही जीती $5 मिलियन पुरस्कार राशि और उसके बाद वो बुडापेस्ट चले गए। यूगोस्लाविया के साथ अपने बेहद खराब संबंधों के चलते अमेरिका सरकार फिशर से नाराज हो गई और तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने एक अमेरिकन हीरो को देशद्रोही घोषित कर दिया और उनकी वतन वापसी पर 10 सालों की जेल और भारी जुर्माना घोषित कर दिया। यही कारण रहा कि फिशर इसके बाद कभी अमेरिका वापस नहीं गए और अपने जीवन के अंतिम 16 साल उन्होंने देश के बाहर ही बिताए। इसके बाद उनके संबंध अमेरिका से और बिगड़ते चले गए और 2004 में अमेरिका सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द घोषित कर दिया और उन पर टैक्स चोरी के आरोप मढ़ दिए और जुलाई 2004 में जापान की यात्रा के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसे में उनकी आइलैंड की महिला मित्र और तब की साथी मियाको वटाई ने संकट मोचक बनकर उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की और आइसलैंड सरकार ने फिशर को अपनी नागरिकता प्रदान की और उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 2005 तक उन्होंने शादी कर ली और आइलैंड में ही रहने लगे और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने मरिलियन यंग से भी शादी की और उनकी जिंकी यंग नाम की बेटी भी है, पर अभी तक यह कानूनन तौर पर इसकी जो है वो लड़ाई जारी है। खैर, 2005 के बाद से फिशर की सेहत उनका साथ छोड़ने लगी और इसके बाद उनकी अंतिम सांसों तक यानी 17 जनवरी 2008 तक फिशर सामाजिक तौर पर कभी नजर नहीं आए। इसके साथ ही एक विजेता, एक महान शतरंज खिलाड़ी और खेल का अब तक का सबसे बड़ा विद्वान बॉबी फिशर की दुनिया से विदाई हो गई और शायद वो इससे कहीं अच्छी विदाई के हकदार थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिल में जगह बना ले वो असली इंसान है। दरअसल बॉबी फिशर हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी उन्हें दुनिया का सबसे महान खेल को समझने वाला खिलाड़ी माना जाता है। उनकी किताब मेरे 60 यादगार मैच आज भी दुनिया में शतरंज पढ़ने वालों के लिए एक बेहद खास किताब मानी जाती है। आज भी उनके खेल दुनिया भर में जो है देखे जाते हैं, उनसे बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी सीख लेते हैं। इस खेल को दुनिया भर में फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद फिशर, आप हमेशा अमर रहेंगे। चेसबेस इंडिया की ओर से बॉबी फिशर के जन्मदिन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों बॉबी फिशर के बारे में जानने के लिए आप जो है उनके बारे में हमने जो एक लेख लिखा था 2 साल पहले, आप उसे भी पूरा पढ़ सकते हैं और इसकी जो लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं, तो आप वहां से ये जो आर्टिकल है उसको जाकर के वहां से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बॉबी फिशर के गेम से कुछ सीखना चाहते हैं तो चेसबेस ने उनके लिए एक स्पेशल तो डीवीडी बनाई है उनके लिए चेसबेस ने, और वो मास्टर क्लास 1 कहलाती है। उस पर जाकर के जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉबी फिशर के ऊपर, उनके स्ट्रैटेजी के ऊपर मिहाइल मरीन है जो ग्रैंड मास्टर, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा कवरेज किया है। उसके बाद उनके एंड गेम के ऊपर, उनके मिडिल गेम के ऊपर जो है काम किया गया है इस डीवीडी में, तो आप वो डीवीडी जाकर देख सकते हैं। इसका भी लेख जो मैंने लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो मास्टर क्लास वॉल्यूम 1 जाकर के आप ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं चेसबेस इंडिया की शॉप से, और बॉबी फिशर के गेम से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो दोस्तों, चेसबेस इंडिया की ओर से बॉबी फिशर के जन्मदिन पर ये थी हमारी एक खास पेशकश, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये अंक जो है वो पसंद आया होगा। आने वाले समय में हम और महान खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे। खैर, आज बॉबी फिशर की बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, महान बॉबी फिशर। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।